हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस कमाल के और प्यारे से और खूबसूरत चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब पहले इसके बारे में कुछ आपको बता दूं। इसका नाम बस जनरल है, बाकी ये अपने आप में एक बवाल चीज है। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है ना, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चों को प्रॉब्लम ही इसी बात की होती है कि वैसे ये चैप्टर 11th क्लास का है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कुछ बच्चे क्या है 11th क्लास में थोड़े कम सीरियस होते हैं और 12th में जब वो पहुंचते हैं तो उनका पहला ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलोइंस होता है। मैं अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो अगर आपको जीओसी नहीं आता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये एक तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि यार मेन में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है इससे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आप मतलब हर जगह यूज है ऑर्गेनिक में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एडवांस में भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट जीओसी से, खासतौर पे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बस कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, पढ़ना क्या क्या इसके इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने हैं। अब क्या क्या होता है ये तो मैं पढ़ाते हुए बताऊं तो ज्यादा बढ़िया होगा, अभी नाम लूंगा तो तुम्हें वैसे ही समझ में नहीं आना है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है? हाँ सर, ये तो पता है। जैसे ए और बी ये बनाए हैं बॉन्ड आपस में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। ठीक, अब ध्यान देना, ए और बी में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी ए और बी में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है किसके तरफ खींचा हुआ रहेगा? बी की तरफ। देखो बी की तरफ खींचा हुआ है ना, बस यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप लिखोगे क्या? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? जो शेयर्ड पेयर है उसको कौन अपनी तरफ खींच के रखेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बस वही है। क्या लिखेंगे? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एकदम बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ए और बी, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर बी की तरफ होगा और बी पर हल्का सा माइनस चार्ज, और अगर बी पे हल्का सा माइनस आ रहा है तो ए पे क्या आ जाएगा? हल्का सा प्लस, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। ठीक, अच्छा, मान लो ए और बी में अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ होंगे? ए की तरफ शिफ्टेड होंगे, तो ए पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस, और बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। इतना ओके है? एकदम ओके है। ठीक है सर, अब हम लोग को तुरंत बॉन्ड फिजन की बात करनी है। बॉन्ड फिजन जानते हो? जैसे कि दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, आप इस बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड फिजन आपको दिखेंगे, एक होगा होमोलिटिक और एक होगा हाइड्रोलिटिक। ठीक है, बॉन्ड फिजन, ठीक, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं होमोलिटिक की। देखो होमोलिटिक में क्या होगा, मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का। ठीक, इस बॉन्ड को मैं कुछ ऐसे तोड़ रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन ए को। जो बी का था वो बी के पास गया और जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो ए के पास, क्योंकि शेयर्ड पेयर का मतलब क्या है? अगर इन लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी। ठीक, अब अगर ये टूट गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल।
ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है इलेक्ट्रॉन की। कैसे? अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ए के पास, पर अब 1 है। इसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट रहा होगा, अभी इनकम्प्लीट है। बात करेंगे इस पे, ठीक है, एकदम आराम से समझना, ठीक है। अच्छा, ये सोच, अच्छा एक रुको, यहीं से आगे आओ, हेट्रोलिटिक को देखो। हेट्रोलिटिक, इसमें क्या होगा? ए और बी, ये भी बॉन्ड बनाए होंगे। तो इसमें एक केस ये हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख ले? बी रख ले। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन, अभी तो ए रख रहा है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ए रख लेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। दोनों इलेक्ट्रॉन ए रख लिया तो ए पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस, और बी पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन भी ए ले लिया। सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लिया? बी। अगर ऐसा होता तो ए पर चार्ज क्या आ जाता? प्लस, और बी पर चार्ज क्या आ जाता? माइनस। ठीक है, ठीक है सर, इतना आराम से समझ में आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब ध्यान देना और समझना। अगर अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज कराना है, देखो जैसे मान लो मैं एक रैंडम सा कुछ इसी एग्जांपल को चलो लेके देखते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या किए थे हम लोग? ए और बी पे बॉन्ड बनाए थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बी रख लिया था और एक इलेक्ट्रॉन ए रख लिया था, ऐसा किए थे आप, ठीक। और क्या बना दिए थे? रेडिकल ए और बी। ध्यान से समझना, ये जो होमोलिटिक क्लीवेज है ये फिजिबल तब है जब ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लगभग बराबर है। कहने का मतलब ये जो शेयर्ड पेयर है, अगर ये बीचों बीच है आसपास, मतलब समझ में आ रहा है, ये शेयर्ड पेयर एकदम बीच में है लगभग, तो एक इलेक्ट्रॉन ए को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी को। वरना अगर ए और बी में जस्ट इमेजिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके हुए हैं? बी की तरफ। तो ऑब्वियसली आप तोड़ोगे तो बी की तरफ जाने के चांस ज्यादा है। तो अगर मान लो आप अब तोड़ते हो तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ है? बी के तरफ है ना। इसका मतलब क्या है? अगर इस केस की बात करूं मैं, इसमें देखो ए पे क्या चार्ज आ रहा है? प्लस, और बी पर चार्ज क्या आएगा? माइनस, डेफिनेटली आएगा। और यहां से मुझे देखने पे ही पता चल रहा है ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो बी आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, ठीक है सर। मान लो ये एग्जांपल ऐसा होता, ये दो इलेक्ट्रॉन ये रख लेता, ऐसे तोड़ते, अब चार्ज क्या आता? अब चार्ज ए पर आता माइनस और बी पर चार्ज क्या आता? प्लस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्टेड है, ए की तरफ शिफ्टेड है, इसका मतलब क्या है? ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। अब ध्यान देना, होमोलिटिक फिजन से क्या बन रहा है? रेडिकल। और हेट्रोलिटिक फिजन से क्या बन रहा है? एनायंस और कैटायंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? होमोलिटिक फिजन से रेडिकल्स बन रहे हैं, रेडिकल न्यूट्रल स्पीसी होती है, ठीक है। और जो आयन है वो तो बचपन से जानते हो यार, चार्ज स्पीसी है। तो हेट्रोलिटिक फिजन से क्या बन रहा है? कैटायन और एनायन। ध्यान से समझना, एक बहुत जबरदस्त बात लिख रहा हूं, सोच के देखो, अगर ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसका मतलब क्या है? या तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या तो ए ज्यादा हो, तभी तो डिफरेंस आएगा। दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। समझ में आ रहा है? तो सोच के देखो, अगर ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पक्का जो फिजन हो रहा होगा वो कौन सा होगा? हेट्रोलिटिक। समझ में आया कि नहीं? ए और बी में दोनों कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए हो या बी हो, कोई भी एक आइटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो पक्का इलेक्ट्रॉन को पुल करके ले जाएगा, ठीक। तो यहां से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, क्या? अगर डेल्टा En आपको जीरो नहीं दिखा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो है अगर, तो इसका मतलब पक्का फिजन कौन सा होगा? हेट्रोलिटिक जनरली, ठीक है। और अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जीरो के बराबर, तो फिजन कौन सा होगा? होमोलिटिक। और आपको पता है हेट्रोलिटिक फिजन से कौन बनेंगे? हेट्रोलिटिक फिजन से बनेगा आपके पास कैटायन और एनायन, ठीक है। और होमोलिटिक फिजन से क्या बनेगा? इससे बनता है रेडिकल, ठीक। इससे क्या बनेगा? रेडिकल्स। तो ये हुआ एक जनरल सा बॉन्ड फिजन, है ना। इसके बाद हम लोगों को इफेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू करना है, तो आप इसको नोट कर लो,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो लिख लो। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या, बहुत सिंपल सी चीजें अभी और पढ़नी है। अब हमको, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना? तो दो टाइप के इफेक्ट्स दिखेंगे आपको जनरली, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। पीछे से आवाज आ रही है, सर कोई परमानेंट नहीं होता। अरे भाई, इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो दो इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, ठीक है? मैं पहले आपको मतलब एग्जांपल दे देता हूं, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, यहां पर एक कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 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 और ये मान लो F, ठीक है? ठीक, ठीक है सर। मेरे को बस इतना बता दो आप, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाँ सही चल रहा है माइक। भाई रिकॉर्ड करते करते बंद हो जा रहा था यार, मतलब पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, बाद में देखे माइक ऑफ हो गया था, पूरी मेहनत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देना। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो फ्लोरीन पर चार्ज आएगा पार्शियल माइनस, और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। ठीक, सोच के देखना, अगर इस कार्बन पर चार्ज प्लस आया है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के, ये भी तो थोड़ा थोड़ा इधर खिसकने लगेंगे ना। तो अगर इस पे पार्शियल प्लस आ रहा है तो थोड़ा बहुत प्लस इस पे भी आएगा, थोड़ा बहुत प्लस। अब अगर इस पे प्लस आया है तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े थोड़े इधर खिसकने लगेंगे, इस पर भी क्या आ जाएगा? थोड़ा थोड़ा सा प्लस, वैसे ही लास्ट। ठीक, ध्यान से समझना, ये जो कंपाउंड जो आप लिखे हो, पता है नाम वाम लिखना तो आपको आ जाता है, ये क्या है? 1 फ्लोरो ब्यूटेन। क्या ये चार्ज इस पर प्लस और इस पर माइनस हमेशा हमेशा के लिए है? डेफिनेटली है। जब तक फ्लोरीन यहां लगा होगा 110% वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा, तो इस पर चार्ज माइनस रहेगा और इस पर चार्ज क्या रहेगा? प्लस। ठीक है सर। अब सोच के देखना, एक और मैं आइटम बताता हूं। मैं बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मान लो। अब ध्यान देना, क्या आपको ये पाई बॉन्ड नजर आ रहा है यहां पर? हाँ सर नजर तो आ रहा है। मुझे बस ये बता दो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सर, पढ़ चुके हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है तो वो जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ज्यादा होगा, और अगर ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है ना बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा हुआ है ना? हाँ भाई पढ़ा हुआ है। तो सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो एरिया होता है, ओवरलैपिंग एरिया वो ज्यादा होता है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक, ठीक है सर। मतलब पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, किसके कंपेयर में? सिग्मा के। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी वीकली बॉन्डेड होंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पाई बॉन्ड अगर लूज है, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई वाले वो भी तो लूज होंगे। अब इसके आसपास में एक भटकता हुआ H प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है? इसके आसपास में कौन आ रहा है? एक भटकता हुआ H प्लस, प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज। तो सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे इसकी तरफ, ऐसे थोड़ा पोलराइज होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? हाँ। अब अगर ये पोलराइज होने लगेंगे, या तो चलो और अच्छे से अगर बताऊं तो मान लो मैं इधर से लिखता हूं, चलो मैं यहां ला दिया प्लस। अब सोचो अगर यहां पर प्लस आ गया तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होने लगेंगे, थोड़े थोड़े इधर शिफ्ट होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? बस ये बता दो मुझे। डेफिनेटली होने लगेंगे, पर ये जो शिफ्टिंग है ये कब तक होगी? जब तक बाजू में H प्लस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर H प्लस यहाँ आजू बाजू में रहा तब तक तो ये ऐसे पोलराइज होगा, जैसे ही H प्लस यहां से आप हटा दोगे तो फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये वाला जो इफेक्ट दिखा ना आपको, ये होता है टेम्पोरेरी। क्यों? क्योंकि H प्लस जब तक है तब तक ऐसा होगा, और ये वाला इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट। तो हमको क्या पढ़ना है सर? टेम्परेरी चीजें नहीं बात करते हम लोग, सब परमानेंट है। वाह। और ये वाला कौन सा इफेक्ट होगा? टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, तो हमें पढ़ना है टेम्परेरी, तो खैर नाम का है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स वगैरह उसमें कुछ कुछ होते हैं, अपने काम के नहीं उतने।
मतलब यूज नहीं आता ना जनरली, तो हम लोग परमानेंट इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब परमानेंट इफेक्ट्स में कौन कौन से इफेक्ट अपने को पढ़ने हैं, मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है उनका नाम लिख रहा हूं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, पर बहुत सारे इफेक्ट आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे, तो सारे का नाम लिखना तो पॉसिबल है नहीं ऐसे, क्योंकि नाम लिख के क्या मतलब है, आपको मैं पढ़ाऊंगा सारे, मतलब आप समझ लिए 10 के ऊपर इफेक्ट पढ़ोगे, 10-12 तो कंफर्म पढ़ोगे, ठीक है। और तो इफेक्ट वगैरह सब आगे आएगा, है ना। SIH हो गया, और आपका क्या कहते हैं SIP हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है, ठीक है। तो परमानेंट इफेक्ट में अपने को मेजरली क्या क्या पढ़ना है, परमानेंट, वाह स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। परमानेंट इफेक्ट्स, परमानेंट इफेक्ट में सर अपने को पढ़ना है, पहली बात तो अपने को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव के बाद अपने को पढ़ना है रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक। रेजोनेंस और मेसोमेरिक दोनों अलग अलग इफेक्ट होते हैं भाई ना, ठीक है, कुछ लोग सेम लिख देते हैं इसको। चौथा है आपके पास मेसोमेरिक के बाद आप पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में भी वही वैरायटी है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वगैरह भी आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेरिक इफेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, ऑर्थो इफेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो ये मेजर चीजें हैं। और मैं एक और लिख देता हूं, बीच में भी और आएंगी चीजें, कुछ 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 और पढ़ोगे, और इसका जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, हकल रूल के बारे में जिसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो एक एक करके चालू करते हैं, बीच में बहुत सारे इफेक्ट है, पर ये सारे जो है वो ज्यादा आपको यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक। चलो तो एक एक करके इफेक्ट चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यस, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दी इंडक्टिव इफेक्ट, यार नहीं, चलो ठीक है लिख देते हैं, अच्छा लगता है, दी इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये स्मार्ट बोर्ड वाला जुगाड़ तो अभी है नहीं इसमें, वरना इसी को छाप देता है ऐसे उठा के। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखता हूं, CH3 CH2 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 और ये Cl, ठीक। कंफर्म है, इस पे माइनस होगा, यस सर, अब तो सीख गए, इस पे डेल्टा प्लस होगा, इस पे थोड़ा थोड़ा डेल्टा प्लस होगा, इस पे थोड़ा 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 डेल्टा प्लस होगा, और इस पे और थोड़ा 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 डेल्टा प्लस होगा। अरे भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो डेफिनेटली ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे ना, इधर मूव किए तो यहाँ पर प्लस आया होगा, प्लस यहाँ आया तो यहाँ वाले भी मूव किए होंगे, ठीक। चेक करना पड़ता है बार बार माइक को, ये बंद हो जाता है यार, अभी गरीबी है, थोड़ा महंगा वाला माइक खरीदेंगे, आप लोग थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो, साला 20-20 हजार का माइक आता है भाई, इतना महंगा फोन नहीं लेते। खैर, अब ध्यान देना, वैसे अभी थोड़ा फोन भगवान की कृपा से ठीक वाला हो गया वीडियो के लिए। हाँ, क्या बता रहा था मैं, ये जो हुआ ना, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किधर हुआ है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ध्यान से देखना क्या हुआ है, हुआ ये है सर, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, partial displacement of sigma bond electrons from, या सीधा ऐसा लिख दो, towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा आपको दिख रहा है यहां कि नहीं दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है सर, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है, ठीक है सर, इतना तो दिख गया। अब अगर इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन लिखनी है तो, मतलब अच्छी वाली क्या, ये भी अच्छी है, इसमें ना ये जो कार्बन की चेन है ना, तो कार्बन चेन बोलो चाहे स्केलेटन बोलो, कार्बन स्केलेटन, चाहे आप सिग्मा फ्रेमवर्क बोल लो, सिग्मा फ्रेमवर्क अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है बोलने में, है ना, क्योंकि हमारी सारी चीजें कैजुअल है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे। तो अब मैं इसकी एक प्रॉपर और एक कायदे की डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान देना, ध्यान क्या देना, चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। CH3 CH2 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 C, ये CH3 CH3 और CH3, ये इसमें ध्यान से देखना, क्या नाम भाई लिखना सीख गए हो ना, नाम हम लिख के आना, इसके लिए IUPAC आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आगे चल के आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। तो आइसोमेरिज्म में आप देखोगे
उनका आईयूपीएसी नाम बदल जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस CH3 को ऐसे 3H बना दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? एक H और ये एक H, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां भी कर लूं क्या भाई? कर लो। अब अगर यहां कर रहा हूं तो यहां भी कर ही लेता हूं भाई, H H और ये H। ध्यान से देखना और समझना, आप इस कंपाउंड को एब्सोल्यूट जीरो में तो नहीं रख सकते। एब्सोल्यूट जीरो जानते हो ना, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। अभी तक तो अचीव किया नहीं है डायरेक्ट। तो आप इसको कहीं रखो, थोड़ा बहुत टेम्परेचर मिल जाएगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी। अगर ऐसा होगा तो इसके जो बॉन्ड है ना, मतलब आप चाहो ना चाहो यार, इसके जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, कार्बन वाले बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है, वो पंखा जैसे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? अरे भाई थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी। और सोच के देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये देखो, ये ओवरलैप कर लिया ऐसे। अब अगर मैं इसको गोल 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 घुमा भी रहा हूं ना, तो ओवरलैपिंग कहां बदलेगी? सोच के देखो, एक पाइप में दूसरा पाइप घुसा के आप गोल गोल घुमाओ उसको, ओवरलैपिंग बदल जाएगा क्या? टूट जाएगा क्या? बॉन्ड नहीं टूटेगा। पाई में टूट जाता था, क्योंकि पाई में देखो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है ऐसे, अगर आप घुमा दिए, ये लो टूट गया। समझ में आ रही कि नहीं क्या बोल रहा हूं? लेकिन सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड होता है, ये भी पढ़ के आए हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड है, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो बॉन्ड तो घूम रहे होंगे। अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो पंखा जैसे फुल स्पीड में यहाँ पर अगर ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये एकदम, सोच के देखो, यहाँ पर पूरा एक क्लाउड बन गया होगा इलेक्ट्रॉन का, पूरा क्लाउड एकदम खतरनाक घूम रहा होगा यार, भर उल्टा, कुछ कुछ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा सीधा हो गया है, बट ठीक है, गोल गोल घूम रहे होंगे। तो सोच के देखो, यहां पर पूरा इलेक्ट्रॉन का ऐसे क्लाउड आ गया होगा, गुच्छा एकदम, अरे पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया होगा। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो इतने बड़े एरिया में, और सोच के देखो, यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो सोच के देखो, 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, पर सरफेस एरिया किधर वाले लोग का ज्यादा दिख रहा है? ऑब्वियसली सर इधर वाले लोगों का। उधर सरफेस एरिया कम है, लेकिन वहां पर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चालू है ना? हाँ चालू है। चार्ज की डेंसिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो यहीं पर गोल 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 घूम रहा है, इसका बॉन्ड, तो क्लाउड क्रिएट हो गया है। तो इतने बड़े एरिया में चार्ज बहुत ज्यादा आ गया। अब अगर इतने बड़े एरिया में चार्ज ज्यादा आ गया है, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। अब कोई भी कंपाउंड चाहेगा भाई मेरी चार्ज डेंसिटी ना बढ़े, स्टेबिलिटी घटती है ना जब चार्ज बढ़ता है। तो ये क्या करेगा? अपने चार्ज को फैलाने का प्रयास करेगा स्टेबिलिटी के लिए, ये अपने चार्ज को फैलाने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही चार्ज को ये फैलाएगा, सोच के देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर पुश करने लगेगा, ऐसे फैलाने लगेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो अब ध्यान से देखना, पहले वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में फर्क क्या है? पहले वाले एग्जाम्पल में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके तरफ हो रहा था? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो रहा था। कहने का मतलब ये फ्रॉम कार्बन स्केलेटन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम कार्बन स्केलेटन सिग्मा फ्रेमवर्क से हो रहा था। और इसमें ये सिग्मा फ्रेमवर्क की तरफ हो रहा है, ये देखो ऐसे। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क की तरफ हुआ ना, और इसमें सिग्मा फ्रेमवर्क से हुआ। सिग्मा फ्रेमवर्क समझ गया ना, स्केलेटन कार्बन का, ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों को देखते हुए अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? डी डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसमिशन स्पेलिंग क्या होगा यार? डबल एस। चलो ठीक है, समझ लेना तुम लोग। द डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम और टुवर्ड्स दी कार्बन चेन या स्केलेटन। यही डेफिनेशन है, यही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। यही क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान से देखना और समझना, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए कि भाई इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर, और थोड़ा अच्छे से बोलो तो फ्रॉम 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 कार्बन स्केलेटन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो आप ये भी बोल सकते हो टुवर्ड्स कार्बन स्केलेटन, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतना आप लोग लिख लो, मेरे हिसाब से समझ गए होगे हमारे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो लिख लो।
चलो यार, कुछ पॉइंटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और इसके बारे में कुछ कुछ बातें। तो सबसे पहली बात, ये परमानेंट इफेक्ट था, जब तक वो लगा हुआ है तब तक ऐसा होता रहेगा, पता है आपको, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जिसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ना, सिग्मा बॉन्ड के। पाई बॉन्ड इसमें काम नहीं आ रहा है। पाई बॉन्ड का जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ना, वो रेजोनेंस वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरी बात, एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर देखना, सोच के देखो। मैं ये एग्जांपल बनाया था, याद करो, CH3 CH2 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 और ये F। अब इस पे मैंने लगा दिया डेल्टा माइनस, इस पे क्या कर दिए थे डेल्टा प्लस, इस पर क्या करते थे डेल्टा डेल्टा प्लस, इस पे क्या आता था डेल्टा 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 प्लस, और इसके बाद ये डेल्टा 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 प्लस ये आता है। तो सोच के देखो, जैसे जैसे आप इस एटम से, फ्लोरीन से दूर जाते जा रहे हो, इसके इफेक्ट की वैल्यू कम होते जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार, दूर रहेगा तो इस पे प्लस चार्ज भी तो कम आएगा ना, धीरे 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 करके। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट को तीसरे चौथे कार्बन के बाद नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब ये जो प्लस प्लस आ रहा है ना, इतना कम आ रहा है कि पता ही नहीं चलेगा आपको। कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन, चौथे कार्बन या तीसरे कार्बन के बाद आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ सर, पूछो क्या। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन केवल थोड़े थोड़े से उधर शिफ्ट हुए हैं, है ना। अपना ऑर्बिटल छोड़ के वो दूसरे के ऑर्बिटल में नहीं गए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, रेजोनेंस में, मेसोमेरिक इफेक्ट में ये होगा कि वो अपना ही ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे के यहां चला जाएगा घूमने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, केवल शिफ्ट हुआ है, मतलब यहां का जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा थोड़ा इसके तरफ बस गया है, पूरा पूरा उसके पास नहीं चला गया है, फ्लोरीन के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन देयर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल में ही होगा। कहने का मतलब क्या है, अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे के में नहीं चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, ये भी समझ में आ गया, ठीक है सर। और एक आध दो बात इसके बारे में बताओ, ध्यान से देखना। मैं एग्जांपल लिखता हूं एक, फिर तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा। क्या लिखूं? चलो वही वाला एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 CH2, ये Cl लिख लिया, और एक मैं लिख दिया, चलो इसी में समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यस सर, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, ठीक है सर। तो सोच के देखो, ये जो क्लोरीन है ये खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, दे रहा है। ये खींच रहा है तो ये दे ही रहा होगा ना। तो अगर ये खींच रहा है तो ध्यान से देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। चलो कोई बात नहीं, विथड्रॉइंग, विथड्रॉ कर रहा है कि नहीं, देखो विथड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्लोरीन। और ये जो कार्बन है, ये स्केलेटन जो है सिग्मा फ्रेमवर्क, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इसके हिसाब में, इसके बिहाफ में मैं इंडक्टिव इफेक्ट को फिर फर्दर दो भाग में क्लासिफाई करने वाला हूं, एक वो जिन लोग खींचेंगे और एक वो जिन लोग डोनेट करेंगे, ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट फिर दो भाग में आने वाला है, कौन सा कौन सा? पहला, -I ग्रुप्स। -I ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। और जो दूसरे हैं कौन, +I ग्रुप्स, वो क्या करेंगे, सर अगर -I विथड्रॉ कर रहे हैं तो +I वाले लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कौन करेगा, -I वाला, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, +I वाला। अच्छा ठीक है सर, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मेरे पास CH3 CH2 और जैसे मान लो CH2 और Cl ये लगा हुआ है, और मेरे पास मान लो CH3 CH2 और ये F लगा हुआ है। तो सर मेरे को ये बताओ, इसमें से दोनों में ज्यादा कौन खींच रहा होगा, क्लोरीन या फ्लोरीन?
तो सर ये तो हम लोग आसानी से बता लेंगे। क्यों बता लेंगे? अरे भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे ज्यादा माइनस रहा होगा। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस पे ज्यादा माइनस रहा होगा, और अगर इस पे ज्यादा माइनस रहा होगा तो ये ज्यादा खींचेगा, मतलब माइनस आई पावर फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है सर? ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं खींचने वाले, पर अपने को तो पता होना चाहिए कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसीलिए एक सीरीज है माइनस आई की और एक प्लस आई की सीरीज, मतलब कौन है जो ज्यादा खींचेगा और कौन है जो कम खींचेगा, तो वो हमको सीरीज से डिसाइड करना है। इतना नोट कर लो, फिर वो सीरीज लिखाते हैं। ठीक है, चलो। हम्म चलो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। फीलिंग ये आई कि भाई दो लोग हैं, एक तो खींचने वाले लोग और एक डोनेट करने वाले लोग, है ना। तो खींचने वाले लोग में अलग अलग लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई ज्यादा ताकत से खींचे, मतलब उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई पावर है वो ज्यादा होगा। ठीक, तो उसी के लिए सीरीज है, इसको आपको याद करना है, और पूरा नहीं, शॉर्टकट से हमारा काम चल जाएगा, पर लिखवा दे रहे हैं। NR3 प्लस, मतलब नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बनाया तो 4 तो प्लस हो ही जाता है, सब पता हुआ है। NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2, फिर SO2R, साइनाइड, साइनो, CHO, एल्डिहाइड जानते हो आप लोग, COR, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके बाद SH है, थायोल, ये अल्कोहल, फिर एल्काइन, एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा बेंजीन, और फिर आपके पास डबल बॉन्ड। याद क्या करना है? चार्ज वालों का सबसे खतरनाक होता है। अब सोच के देखो, जिस पे प्लस चार्ज हो तो खट खट खींचेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस चार्ज होगा तो खींचेगा ही ना, ऑब्वियसली। तो चार्ज, फिर NO2, फिर साइनो, हेलो, थायो, ऑल, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, ये है एक ऑर्डर। मतलब अगर मान लो आपके पास एक फ्रेमवर्क किसी सिग्मा स्केलेटन में NH3 प्लस लगा हुआ है, और आपके पास F लगा हुआ है दूसरे में, कौन ज्यादा खींचेगा? ये वाला, ये थोड़ा कम खींचेगा। खींचेंगे तो दोनों ही, पर ये जो है ज्यादा खींचेगा प्लस चार्ज की वजह से भी। ठीक है, तो बात करेंगे क्यों क्या हुआ है, बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। NR3 प्लस को ही मैं क्यों आगे लिखा, सोच के देखो। चलो मैं एक, ये होमवर्क है और एक और होमवर्क है ना, इन दोनों में मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बात बताऊंगा कल, ध्यान से देखना। एक लिखा हुआ है मैंने NR3 प्लस, तो NR3 प्लस इसको थोड़ा ओपन करके लिखो, इस पे चार्ज आएगा प्लस। और एक मैं लिख रहा था, क्या लिखा हुआ है? NH3 प्लस। ठीक है, NH3 प्लस, देखो वही है, चार चार बॉन्ड दोनों बने हैं। सोच के देखना, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है उससे, पर उसको ज्यादा खींचना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता? सोच के देखो, यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है सर, ये कौन है? RR, कार्बन चेन, स्केलेटन जुड़ा हुआ है, और कार्बन वाला जो है अगर ये नाइट्रोजन है तो ये इससे तो खींच ही लेगा, प्लस चार्ज है। तो यहाँ तो तीन तीन लोग सप्लाई करने वाले हैं, कहने का मतलब इसके प्लस चार्ज को कम करने के लिए तीन लोग दिख रहे हैं, RR। यहाँ पर इसके प्लस चार्ज को कम करने के लिए कोई नहीं है, तो ये तो मरे जुअर खींचेगा, छत्तीसगढ़ी वर्ड है ये, कई खतरनाक खींचेगा ना ये वाला, क्योंकि इसको तो कोई इसकी कमी को पूरा करने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो तीन तीन लोग हैं कमी पूरी करने वाले, फिर भी ये ज्यादा जोर से खींच रहा है, ये देखो ज्यादा जोर से खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? इसका जवाब अगली वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सोच के भी आना कैसे होगा ऐसा, बट बहुत कमाल की और एक बहुत प्यारी सी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और ये प्लस आई वाला भी आप होमवर्क करके लाना, कल हम लोग वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।